पिछले कुछ दिनों में ना भारत के लगभग हर बड़े एयरपोर्ट पर बस केओस था। लोग चिल्ला रहे थे, जवाब मांग रहे थे और हजारों हजारों यात्री बस फंसे हुए थे। और इन सब के पीछे सिर्फ एक नाम था, इंडिगो। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं। नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। ये सच में हुआ था। ये तस्वीर किसी विरोध प्रदर्शन की नहीं, बल्कि एक एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर की है, जहां पैसेंजर्स नारे लगा रहे थे। तानाशाही नहीं चलेगी, ये आवाजें एयरपोर्ट्स में गूंज रही थीं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 10,450। सिर्फ 3 दिनों के अंदर इंडिगो की इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। हजारों और फ्लाइट्स घंटों लेट थीं। और नतीजा, लाखों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे और एयरलाइन की तरफ से कोई ढंग की जानकारी तक नहीं मिल रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर देश की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब मानी जाने वाली एयरलाइन इस तरह अचानक से ठप कैसे पड़ गई? क्या ये बस एक मैनेजमेंट की नाकामी थी या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस वक्त पर जब सरकार ने कुछ नए नियम लागू करने का फैसला किया। और बस यहीं से सारे विवाद की जड़ शुरू होती है। सरकार ने बनाए FDTL नियम। इसका पूरा नाम है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। देखिए, इसका सीधा सा मकसद था कि पायलट्स और क्रू मेंबर्स को थकान से बचाने के लिए ज्यादा आराम दिया जाए, जिससे हवाई सफर और ज्यादा सुरक्षित हो सके। तो इन नए नियमों में बदला क्या था? कुछ बहुत बड़े बदलाव थे। जैसे पायलट्स का वीकली रेस्ट 36 घंटे से बढ़ाकर सीधा 48 घंटे कर दिया गया। रात में जो लैंडिंग्स होती हैं, उनकी लिमिट 6 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि एयरलाइंस को अपना काम पहले की तरह चलाने के लिए अब और भी ज्यादा पायलट्स और क्रू की जरूरत पड़ने वाली थी। और देखिए, ऐसा भी नहीं था कि ये नियम रातों रात लागू कर दिए गए। सरकार ने सभी एयरलाइंस को तैयारी करने, नया स्टाफ हायर करने के लिए पूरे 18 महीने दिए थे। तो फिर सवाल ये है कि इंडिगो तैयार क्यों नहीं थी? और बस यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति, एक प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या ये सच में सिर्फ एक प्लानिंग फेलियर था, या फिर जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया था ताकि कोई और मकसद पूरा किया जा सके? एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैम थॉमस का ये बयान बहुत कुछ साफ कर देता है। उनका आरोप है कि ये एयरलाइंस की एक पुरानी चाल है। जब भी कोई नियम उनके मुनाफे के खिलाफ जाता है, तो वो यात्रियों को परेशान करके सरकार पर दबाव बनाती हैं। तो ये कथित रणनीति काम कैसे करती है? स्टेप 1, नए नियमों का विरोध करो। स्टेप 2, जानबूझकर जरूरी हायरिंग मत करो। स्टेप 3, एक साथ हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दो ताकि एयरपोर्ट पे हाहाकार मच जाए। और आखिरी स्टेप, इस केओस का इस्तेमाल करो सरकार पर दबाव बनाने के लिए, ताकि वो नियम वापस ले ले। तो अब देखते हैं कि इस कथित दबाव का नतीजा क्या निकला। क्या सरकार अपने फैसले पर टिकी रही या उसने घुटने टेक दिए? और दुख की बात है कि हुआ भी वही जिसका डर था। ऐसा लगता है कि सरकार पर बनाया गया ये दबाव पूरी तरह से काम कर गया। DGCA, यानी वो संस्था जो भारत में हवाई सुरक्षा को रेगुलेट करती है, उसने 5 दिसंबर को अपने ही एक जरूरी नियम को पलट दिया। इतना ही नहीं, इंडिगो को पायलट्स के नाइट ड्यूटी नियमों से एक खास छूट भी मिल गई। ये एक साफ इशारा था कि एयरलाइन का दबाव काम कर गया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर एक अकेली एयरलाइन इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि वो सरकार को अपने नियम बदलने पर मजबूर कर दे? और इसका जवाब छिपा है इंडियन एविएशन मार्केट की बनावट में। अब हम इस पूरे मामले की असली जड़ तक पहुंच रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं है, ये पूरे बाजार पर कब्जा करने के एक बड़े खेल की कहानी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। आज भारत के डोमेस्टिक फ्लाइट मार्केट का 65%, सोचिए 65%, वो अकेले इंडिगो के पास है। 30% एयर इंडिया ग्रुप के पास है। मतलब कुल मिलाकर 95% मार्केट पर सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनियों का कब्जा है। बाकी सब वो बस 5% में सिमट कर रह गए हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, एक यात्री के तौर पर किसी के पास कोई खास चॉइस बचती ही नहीं है। अगर कोई इंडिगो से सफर नहीं करना चाहता तो जाएगा कहाँ? मार्केट में कोई तीसरा बड़ा खिलाड़ी है ही नहीं। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। हमारे पास जेट एयरवेज, किंगफिशर, गो एयर, स्पाइस जेट, कितने सारे ऑप्शंस थे। यात्रियों के पास चुनने की आज़ादी थी। लेकिन आज
आज ये बाजार बस 2 कंपनियों की मुट्ठी में कैद होकर रह गया है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब लोगों की परेशानी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बन जाए और चॉइस यानी विकल्प बस एक छलावा बनकर रह जाए, तो इस पूरे खेल की असली कीमत कौन चुकाता है? इसका जवाब शायद हम सब जानते हैं।